Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपने इस कोर्स जिसका टाइटल है अप्लाइड साइकोलॉजी यानी व्यवहारिक मनोविज्ञान, और इसका आज ये 19वां सत्र है, लेक्चर नंबर 19, और इसका टाइटल है साइकोलॉजी ऑफ एग्रेशन, यानी कि जो आक्रामकता का जो मनोविज्ञान है उसके बारे में हम लोग आज अपने इस सत्र में चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो एग्रेशन है वो एक इंडिविजुअल की लाइफ में किस प्रकार से वो समस्याएं पैदा कर सकता है, किस प्रकार से सोसाइटी के ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए एग्रेशन जो है वो एक समस्या का सबब बन जाता है, और इंडिविजुअल्स को, उनकी फैमिलीज़ को और ओवरऑल सोसाइटी को इस एग्रेशन की वजह से कई बार बहुत सारे हम कह सकते हैं कि कॉस्ट पे करने पड़ते हैं, और इसके पीछे के वो कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह से साइकोलॉजी इस फील्ड में अपना योगदान देती है ताकि एग्रेशन से होने वाली जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको कम किया जा सके, और इस क्षेत्र में किस प्रकार से मनोविज्ञान ये प्रयास करता है कि एग्रेशन के जो अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं, क्या कारण हैं, उनको समझा जाए, टाइप्स ऑफ एग्रेशन को समझा जाए और नेचर ऑफ एग्रेशन को समझा जाए, और साथ ही साथ किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं इस तरह की कंडीशंस को। इन सभी पर एक चर्चा हम आज अपने इस सत्र में करेंगे। तो जो शुरुआती हम लोग बातचीत करेंगे उससे पूर्व में कुछ महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स की अगर हम चर्चा करें, क्योंकि जब एग्रेशन की बात हो रही है तो एग्रेशन टू द ह्यूमन सोसाइटी इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, यानी कि जो आक्रामकता है या जो एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक नई बात नहीं है हमारे लिए। ये विद द वेरी एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन, हमारे अंदर ये हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड जो हमारे कह सकते हैं कि जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं उसके तहत मिला हुआ हमारा एक गुण कह लीजिए इसको, या हमारे अंदर एक मौजूद एक प्रकार का एक ऑलरेडी जो इंस्टिंक्ट या एक टेंडेंसी है जो ऑलरेडी हमारे अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके और विस्तार में इसको समझने के लिए हम एक दो इम्पॉर्टेंट केसेस को पहले यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला है कि छोटे लेवल पर जब हम एग्रेशन की बात करते हैं, यानी अ पर्सन टू पर्सन अगर एग्रेशन की अगर हम बात करें, तो कोई भी एक व्यक्ति, जो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसका बॉस है या उसका जो मैनेजर है, जो उसका सीनियर मैनेजर है, और उसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस में रहता है और वो मैनेजर कई बार उसको डांट देता है या उसके जो कार्य वो करता है उसका क्रेडिट उसको नहीं देता। तो इस प्रकार के जो एक्ट्स हैं, फाइनली उससे तंग आकर के वो जो एम्प्लॉई है वो एक दिन अपने मैनेजर के ऊपर हमला कर देता है, यानी उसके ऊपर एग्रेसिवली उसके साथ बिहेव करता है और वो उसके साथ लड़ाई करता है। तो इस प्रकार की जो हाथापाई होती है ये भी एक प्रकार का एग्रेशन है, ये पर्सन टू पर्सन हम कह सकते हैं एक एग्रेशन है। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हम देखते हैं जहाँ पर कि एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ लड़ाई हो जाती है, वो इसका पड़ोसी है, और वो वहाँ पर हम ये देखें कि वो दोनों वहाँ पर साथ में रहते हैं, परंतु उन दोनों के बीच में कोई बहुत अच्छी हम कह सकते हैं कि ट्यूनिंग नहीं है, या वो दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी आपस में नहीं है, और उनको गाड़ी की पार्किंग को लेकर के उनके बीच में कोई विवाद कभी हो जाता है, और इसके बाद इस तरह के मैटर्स और बढ़ते बढ़ते किसी दिन उनके बच्चे आपस में झगड़ जाते हैं, यानी उनकी बीच में लड़ाई हो जाती है, और ऐसे में वो जो एक व्यक्ति है, इसमें अगर हम इसको व्यक्ति ए की संज्ञा दें तो व्यक्ति ए जो है वो व्यक्ति बी के घर जाता है, उसके घर जा कर के
तोड़फोड़ करता है और उसके घर वो हथियार लेकर जाता है और वहाँ पर वो उस हथियार से एग्रेसिव एक्ट वहाँ पर करता है। तो ये भी एक प्रकार का हम देखते हैं कि एक एक्ट है जिसमें कि पिछले वाले एक्ट से अगर हम तुलना करें इसकी, तो ये एक ज़्यादा प्लान्ड, क्योंकि इसमें व्यक्ति पूरी प्लानिंग के साथ उस दूसरे व्यक्ति के घर जाता है, वहाँ पर हथियार लेकर जाता है और इस तरह से वो वहाँ पर एग्रेशन शो करता है। इसके बाद एक और अगर हम ब्रॉड लेवल पे इंसिडेंट देखें, ये तो हमने इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल या पर्सन टू पर्सन जो एग्रेशन होता है हमने उसकी बात की। अगर हम ब्रॉडर लेवल पे इसकी बात करें तो एग्रेशन जो है वो एक कलेक्टिव एफर्ट भी होता है सोसाइटीज़ का। यानी कि अगर एक रीसेंट एग्जांपल हम लें, आजकल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसको अगर हम गौर करें बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, और ये देखते बनता है कि किस तरह से एक देश है जो कि उसी से निकला हुआ एक दूसरा देश है जो पूर्व में उसका भाग हुआ करता था। तो इस प्रकार से वो दोनों आज के समय में एक अलग अलग देश हैं और उनके बीच में कुछ ऐसी इश्यूज़ हैं जो कि जिनका कुछ पॉलिटिकल नेचर है, कुछ हिस्टोरिकल नेचर है। तो इस प्रकार के कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनको सेटल करने के लिए हम कह सकते हैं, या उन इश्यूज़ को कहीं ना कहीं एड्रेस करने के लिए, या कुछ भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो दोनों देश आज एक युद्ध की स्थिति में हैं, यानी दोनों एक दूसरे के प्रति एग्रेशन शो कर रहे हैं। तो ऐसे में ये एक ब्रॉडर लेवल ऑफ एग्रेशन है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें प्लानिंग भी है और इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का डिस्ट्रक्शन भी इन्वॉल्व है। इसमें ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल है जिससे हम पूरी की पूरी एक सोसाइटी को या पूरे एक नेशन तक को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी मिसाइल्स, बॉम्ब्स और ऐसे ही बहुत सारे खतरनाक उपकरण या हम हथियारों का इस्तेमाल देखते हैं इस तरह के युद्ध में। तो यहाँ पर जो तात्पर्य है वो ये है कि एग्रेशन एक इंडिविजुअल लेवल से लेकर के, यानी पर्सन टू पर्सन, उसमें भी वो एक रिएक्टिव फॉर्म, यानी कि वो सडन होने वाला एक प्रोवोकेशन के तहत होने वाला एक इंसिडेंट हो सकता है या घटना हो सकती है या बिहेवियर हो सकता है। उसी के साथ वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के बीच में एक प्लान्ड वे में किया गया, एक प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया गया, सोच समझ के किया गया एक एक्ट हो सकता है। और उसी के साथ साथ वो एक ब्रॉडर लेवल पे दो सोसाइटीज़ के बीच में, नेशंस के बीच में वो एक, या कल्चर्स के बीच में वो एक एग्रेसिव एक्ट हो सकता है या एक एक्ट ऑफ एग्रेशन हो सकता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ वॉर या इन द फॉर्म ऑफ किसी भी तरह का बॉयकॉट या कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसी होती है या कोई इस तरह का बिहेवियर होता है। तो ये सभी एक्ट ऑफ एग्रेशन के तहत इनको देखा जाएगा या कंसिडर किया जाएगा। तो आइए हम लोग आज प्रयास करते हैं इसको समझने का। साइकोलॉजी ऑफ एग्रेशन यानी आक्रामकता का मनोविज्ञान जो है, इसमें अभी हमने बात की अबाउट द इंसिडेंट्स जिसमें हमने देखा कि कलेक्टिव लेवल पर भी एग्रेशन हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पर भी एग्रेशन हो रहा है। ऐसे इंसिडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं अपनी डेली लाइफ से, अपने आसपास, अपने कलीग्स के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, फैमिली के बीच में, सोसाइटी में। तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे आसपास जिनको हम अक्सर नोटिस करते हैं और हम मीडिया के थ्रू, अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू भी इस तरह के इंसिडेंसेस को हम नोटिस करते हैं। इसके बाद जब हम बात करते हैं नेचर ऑफ एग्रेशन की, तो जो एग्रेशन का नेचर है दैट इज़ बेसिकली अडेप्टिव, यानी कि कई बार एग्रेशन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एडेप्टिव फंक्शन में, यानी कि अपनी सोसाइटी में, अपनी सराउंडिंग में, अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए एग्रेशन हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्रेशन कहीं ना कहीं हमारे लिए अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने का एक तरीका है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा बायोलॉजिकल मोटिव होता है, यानी कि अगर हम एनिमल सोसाइटी की बात करें जो कि जंगलों में रहते हैं, वहाँ पर कोई सिविक वर्ल्ड नहीं है, वहाँ कोई लॉ और ऑर्डर नहीं है, वहाँ पर अपने बचाव के लिए एग्रेशन एकमात्र साधन है उनके पास। यानी कि यदि वो एग्रेशन शो नहीं करेंगे, वो अपना बचाव स्वयं नहीं करेंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि वो किसी और का भोजन बन जाएं या किसी और का शिकार बन जाएं। परंतु जो ह्यूमन बींग्स की सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी है, वो एक सिविलाइज सोसाइटी है और यहाँ पर जो एडेप्टिव फंक्शन है वो सर्वाइवल से उतना रिलेटेड नहीं है, बिकॉज अगर हम एग्रेशन नहीं भी शो करेंगे, इवन देन आवर सर्वाइवल इज़ नॉट एट रिस्क एट ऑल। यानी कि हम अपनी सोसाइटी में
without showing aggression, without involving in any kind of aggression, we can still survive, we can still live a good and healthy life. तो यहाँ पर थोड़ा सा देखते बनता है कि जो एडेप्टिव फंक्शन है, जो नेचर है एग्रेशन का, वो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं समझ में आता या उतना ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस नहीं फील होता इन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड. तो यहाँ पर जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो एग्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ राइटफुलनेस. यानी कि क्या जो एग्रेशन के एक्ट में हम इन्वॉल्व हो रहे हैं या कोई भी व्यक्ति जो एग्रेशन का एक्ट वो शो कर रहा है, जो उस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है, क्या वो सही है या नहीं. यानी कि ऑन द मोरल ग्राउंड्स, यानी जो राइट और रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है और उसमें जो मोरालिटी का जो क्लॉज है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं. यानी कि ऑन द मोरल ग्राउंड्स इफ दैट पर्टिकुलर एक्ट डज नॉट स्टैंड्स राइट, तो इसका मतलब है कि वो एक्ट ऑफ एग्रेशन एक गलत एक्टिविटी है, वो मे बी अनलॉफुल भी हो सकता है, वो मे बी सोशल नॉर्म्स के अनुसार वो गलत हो सकता है, और मे बी अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस और स्पिरिचुअल हम उसको गलत मान सकते हैं. तो मोरालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे हम एग्रेशन को समझने का प्रयास करते हैं. और ह्यूमन सोसाइटी में, एक सिविलाइज सोसाइटी में एग्रेशन को राइट और रॉन्ग के वे में ज़्यादा उसका इवेल्युएशन होता है, न कि एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव के रूप में. हालांकि उसका जो प्रेजेंस है एग्रेशन का, दैट इज़ स्टिल देयर. यानी कि वो हमारी इनेट टेंडेंसी का एक पार्ट माना गया है, वो हमारा एक इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है. यानी कभी भी जब हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन में होते हैं विच प्रेजेंट्स अ थ्रेट इन फ्रंट ऑफ अस, यानी हमारे सामने उस कंडीशन में थ्रेट की कंडीशन होती है या प्रोवोकेशन होता है एक प्रकार का, तो इस तरह की कंडीशंस में हमारा जो इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स होता है दैट मे बी समटाइम्स वो एग्रेशन के रूप में बाहर आ सकता है. परंतु फिर भी चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है दैट बीइंग अ मेंबर ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी हम राइट और रॉन्ग के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, तो एग्रेशन को ओवरऑल इस तरह से एडेप्टिव वर्सेस राइट का जो कॉन्सेप्ट है उसके रूप में उसका डिस्कशन होता है, उसके रूप में उसकी स्टडी होती है. देन कम्स इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन. इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज बेसिकली also known as proactive aggression, and instrumental aggression is a kind of aggression where there is more planning. यानी कि जैसा अभी हम लोग अभी अपने एक उदाहरण में देख रहे थे कि कोई ऐसा इंसिडेंस जहाँ पर कोई इंडिविजुअल प्लानिंग के तहत, यानी कोई सोची समझी वो पूरी रणनीति के साथ यदि कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन करता है, तो वो एक इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की श्रेणी में उसको रखा जाएगा. यानी कि व्यक्ति यहाँ पर पूरी सोच समझ के साथ, पूरे फायदे नुकसान सोचने के बाद, पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस तरह का एक्ट वो करता है. यानी कि ये एक इंस्टिंक्चुअली या एक अचानक से होने वाला एक आउटबर्स्ट न होकर के एक वेल प्लान्ड एक्ट होता है, एंड दैट कम्स अंडर इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन. देन देयर इज प्रोएक्टिव एग्रेशन. इट इज मोर प्लान्ड एंड नॉट ड्रिवन बाय एन इमोशनल गोल. यानी कि प्रोएक्टिव एग्रेशन हम उस तरह के एग्रेशन को कहेंगे जहां पर उसके पीछे कोई हमारा इमोशनल गोल नहीं होता, बल्कि वो एक प्रकार का हमारा सोचा समझा एक रणनीति के तहत किया गया एक ऐसा एग्रेशन या एक ऐसा एग्रेसिव एक्ट है जिसमें हम अपने फायदे नुकसान के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं. और रिएक्टिव एग्रेशन, और इस प्रकार का जो एग्रेशन होता है दैट इज एग्रेशन विद एन इमोशनल गोल. और ये एक प्रकार का ऐसा रिएक्शन है जो ड्यू टू द सिचुएशन या ड्यू टू द कॉन्टेक्स्ट, उस परिस्थिति में होने की वजह से, या कुछ ऐसे वहाँ पर हमारे सामने परिस्थिति आ गई जिसकी वजह से एक आउटबर्स्ट हुआ, एक ऐसा इमोशन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से वो रिएक्शन हमारा हुआ इन द फॉर्म ऑफ एग्रेशन. जैसे हमने एक उदाहरण लिया था कि एक एम्प्लॉई है, वो अपने बॉस से उसकी जो एक्ट्स हैं उनसे परेशान होकर के उसकी वजह से वो आउटबर्स्ट हो गया, उसका इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ एग्रेशन, उसने वहाँ पर शो किया उसको. तो ये जो रिएक्शन था, यानी कि जब अगर हम इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे आप रोड पे जब चलते हैं, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी वाले से उसकी टक्कर हो जाती है, और आप देखते हैं कि उस सामने वाली गाड़ी को जो चला रहा है वो व्यक्ति नशे में है और वो गलत साइड से आ रहा है. तो ऐसे में जब आप बाहर निकलते हैं और आप उसको कन्फ्रंट करते हैं और आप ये पाते हैं कि वो व्यक्ति आपको गाली भी दे रहा है, तो ऐसी अगर कंडीशन आपके सामने आती है तो ये बहुत
कई बार ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ऐसी कंडीशन में हम भी एग्रेसिवली एक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो एक्ट होगा वो कहीं ना कहीं हमारा रिएक्टिव एग्रेशन होगा, यानी उस परिस्थिति की वजह से, उस आदमी के उकसाने की वजह से हम कहीं ना कहीं इस प्रकार का एग्रेशन शो करते हैं। देन जब हम एग्रेशन को डिफाइन करने की बात करते हैं तो एग्रेशन के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक बहुत ही प्रमुख नाम है, वो है डोलार्ड। और डोलार्ड के अनुसार एनी सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर द गोल रिस्पॉन्स टू विच इज द इंजरी ऑफ द पर्सन टुवर्ड whom it is directed is called aggression। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डोलार्ड की इस परिभाषा, जो कि काफ़ी एक्सेप्टेड परिभाषा है एग्रेशन की, इसमें गोल रिस्पॉन्स की बात की है उन्होंने, यानी कि हमारा ऐसा बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो कि गोल ओरिएंटेड है, और हमारा गोल यहाँ पर क्या है, दैट इज टू इन्फ्लिक्ट इंजरी ऑन द पर्सन, यानी सामने वाली व्यक्ति को इंजरी देना या चोट पहुँचाना हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है इसमें, और वो उसी की दिशा में डायरेक्टेड होता है, और इस प्रकार के हम अपने बिहेवियर को या एक्ट को एग्रेशन की संज्ञा देते हैं। अब यहाँ पर इस परिभाषा के अनुसार अगर हम चलें तो हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं, जिसमें पहला उदाहरण है एक टैटू आर्टिस्ट का। और टैटू आर्टिस्ट का उदाहरण में हम ये देखते हैं कि जो टैटू आर्टिस्ट होता है वो जब किसी के बॉडी पर कोई टैटू बनाता है तो ऐसी परिस्थिति में टैटू बनाते वक्त वो जिन मशीन्स का उपयोग करता है या जो निडल का उपयोग वो करता है, उसकी वजह से बॉडी पर इंजरीज हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और पेन भी होता है। यानी कि अगर हम देखें तो इंजरी और पेन दोनों ही यहाँ पर इन्फ्लिक्ट हो रहा है उस इंडिविजुअल के ऊपर, और साथ ही साथ ये एक गोल रिस्पॉन्स भी है, क्योंकि जो टैटू आर्टिस्ट है वो जानबूझ करके, हम कह सकते हैं कि एक डेडिकेटेड वे में वो इस इंजरी को वहाँ पर इन्फ्लिक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है उस पर हम चर्चा करेंगे, उससे साथ ही साथ हम पहले दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। ब्यूटिशियन का एग्जाम्पल अगर हम लें कि जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, कोई लेडी है, इफ़ शी गोज़ टू अ ब्यूटिशियन, और वहाँ जाने के बाद वो उनसे किसी प्रकार की कोई थेरेपी या बोटॉक्स का इंजेक्शन अगर लगवाते हैं या अपने चेहरे पे एक फेशियल कोई थेरेपी इस तरह की कराते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत पेन होता है, या वो इंजेक्शंस देने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इंजरी और पेन की फीलिंग होती है, तो ऐसे केसेस में स्वेलिंग भी देखी जाती है और उनको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, उनको इसकी वजह से पेन किलर्स भी खाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार के जो दोनों एग्जाम्पल्स हमने यहाँ देखे, इनको यहाँ पर इन एग्जाम्पल्स को उठाने का मुख्य उद्देश्य ये है, ये समझना कि दैट कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इन दोनों ही एक्ट्स में हम देख रहे हैं जहाँ पर इंजरी हो रही है इंडिविजुअल को, परंतु जो टैटू बनाने वाला आर्टिस्ट है या जो ब्यूटिशियन है जो कि यहाँ पर उस व्यक्ति को वो थेरेपी या वो इंजेक्शन दे रहा है, इन दोनों ही व्यक्ति को क्या हम एग्रेसर की एक्ट में रखेंगे, यानी कि क्या हम इनको एग्रेसर के रोल में देखेंगे, या जिन व्यक्तियों पर इन्होंने ये टैटू बनाया है या ब्यूटिशियन ने जो वहाँ पर जो सर्विस दी है, क्या हम उनको एक एग्रेसर के तौर पर देखते हुए उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, और ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य बात है वो है इंटेंशन की, यानी उनका इंटेंशन क्या है, उन्होंने क्यों ये एक्ट किया, एंड ऑल्सो दिस वॉज बीइंग डन विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति जिसके ऊपर उन्होंने ये एक्ट किया ये उसकी मर्जी से किया, उसको ये बताते हुए किया दैट दीज मे बी द कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके बावजूद वो इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं विद देयर कंप्लीट कंसेंट। तो इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंशन और कंसेंट ये दो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कहीं ना कहीं एग्रेशन की श्रेणी में इस बिहेवियर को नहीं आने देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह के एग्जाम्पल्स की वजह से जो एग्रेशन है उसको डिफाइन करना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्रेशन को की एक सटीक डेफिनेशन तक पहुंचना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि एग्रेशन अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है और इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, उसमें इंटेंशन होता है, उसमें व्यक्ति का मोटिवेशन होता है, उसमें जो वहाँ पर जो भी उस कॉन्टेक्स्ट की जो रेलेवेंस है वो सब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए एग्रेशन के किसी भी एक्ट को डिफाइन करना
बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उस तरह की जो एक्टिविटी है उसको हम कब एग्रेशन की श्रेणी में रखेंगे और कब हम उसको एक नॉन एग्रेशन यानी एक ऐसी एक्टिविटी मानेंगे जो कि एक रूटीन एक्टिविटी के तौर पर हम उसे देख सकते हैं। इसके बाद एक और जो मुश्किल आती है समझने में, दैट इज व्हेन इट कम्स टू डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एनी एक्टिविटी विच इज डिजाइंड टू डू गुड और देयर इज एनी एक्सीडेंटल हार्म और एनी मेलवोलेंट हार्म। यानी कि कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हमें कष्ट होता है, दर्द होता है, इंजरीज होती हैं, बट वो हमारे अच्छे के लिए होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई स्पोर्ट्स कोच है, वो अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करा रहा है या उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसे में उनको इंजरी या पेन हो सकता है, या जिस तरह से वो उनको ट्रीट कर रहा है वो कहीं ना कहीं हम उसको एग्रेशन की श्रेणी में देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम ये ब्रॉडर लेवल पे, ब्रॉडर सेंस में उसको यहाँ पर ये भी देखना होगा कि वो कोच अपने उस स्टूडेंट का या अपने उस प्लेयर का वो चाहता है कि वो एक अच्छा प्लेयर बने और आगे चल करके वो उस फील्ड में या उस स्पोर्ट में बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा नाम कमाए। तो इस वजह से जो हार्म यहाँ हो रहा है उसके पीछे का जो इंटेंशन है दैट इज गुड। तो यानी एनी हार्म इज बीइंग इन्फ्लिक्टेड बट विद अ गुड इंटेंशन, यानी उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो अच्छा है। दूसरी बात, एक्सीडेंटल हार्म। कई बार हम किसी के ऊपर कोई जानबूझ करके न किया गया कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाए या उसे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंच जाए, परंतु वो एक्सीडेंटली हो जाता है, यानी वो हमारे अनजाने में हमसे हुई वो घटना होती है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हम देखते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति कोई भारी सामान लेके जा रहा है और उसके हाथ से वो सामान गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वजनी सामान है, और उस सामान से मान लीजिए वो हमारे पैर पे अगर वो सामान गिर गया, तो ऐसे में हम देखते हैं कि क्या वो व्यक्ति जो ये घटना हुई इससे हमें चोट लगी, इंजरी हुई, बट स्टिल ये एक एक्सीडेंटल घटना थी, यानी उस व्यक्ति ने ये जानबूझ करके नहीं किया बल्कि अनजाने में गलती से उससे ये एक्सीडेंटली ये घटना हो गई। तो ऐसे में क्या हम उसको एग्रेशन की संज्ञा देंगे? लेकिन एक तीसरी श्रेणी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, एंड दैट इज मेलवोलेंट एग्रेशन या मेलवोलेंट हार्म। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि किसी बुरी मंशा के साथ, यानी कि किसी विद्वेषपूर्ण भावना के साथ किया गया जब नुकसान होता है, या जब उसमें व्यक्ति की पूरी सोची हुई उसकी एक या प्लान्ड की हुई या उसका कम से कम उसका इंटेंशन था टू हार्म द पर्सन, यानी उसकी वो इच्छा थी कि वो उसको नुकसान पहुंचाए या किसी तरह से उसको हार्म करे, तो इस प्रकार का जो मेलवोलेंट हार्म है दैट विल डेफिनेटली कम अंडर द एक्ट ऑफ एग्रेशन। इसके बाद हम जैसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल एग्रेशन, यानी कोई भी ऐसा एग्रेशन जो इंटेंशनल होगा दैट विल बी डेफिनेटली कंसीडर्ड हार्मफुल, एंड ऑल्सो वो उसको हम देखेंगे कि वो एक एग्रेशन का एक्ट है। बट इफ समथिंग इज एक्सीडेंटल और अनइंटेंशनल, तो वो भले ही उससे हमें हार्म हुआ है बट स्टिल हम उसे एग्रेशन की संज्ञा डायरेक्टली नहीं देंगे। देन कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रेशन। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे अबाउट हाउ वी सी एग्रेशन और उसके टाइप्स को हम किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी को हम ले सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए, और एक प्रकार का हम यहाँ देखते हैं कि एक स्टडी की गई जिसमें सेवरल सिनेरियोज या स्टेटमेंट्स हम कहें वर बीइंग प्रेजेंटेड टू द पार्टिसिपेंट्स, और उनको इन सभी सिनेरियोज को या इन सभी स्टेटमेंट्स को, अगर हम इसे स्टेटमेंट की भी संज्ञा दें, इन सभी स्टेटमेंट्स को दो कैटेगरी में, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, जहां पर कि कैटेगरी ए है मोस्ट लाइकली और कैटेगरी बी है लीस्ट लाइकली। ऐसे में वो इन स्टेटमेंट्स को या इन एक्ट्स को या जो ये सिनेरियोज उनके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे उन्हें कैटेगराइज करना है, इन्हें आइदर इन कैटेगरी ए और इन कैटेगरी बी। और कैटेगरी ए में वो उन स्टेटमेंट्स को या सिनेरियोज को रखेंगे जो कि उनके अनुसार मोस्ट लाइकली क्वालिफाई एज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन,
और दूसरी कैटेगरी होगी लीस्ट लाइकली टू बी क्वालिफाइड एज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, यानी कि उन स्टेटमेंट्स को वो इन दोनों में से किस श्रेणी में रखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो अगर कोई आपको फिजिकल इंजरी करता है जानबूझ करके, यानी वो आपसे अगर फाइटिंग में इन्वॉल्व होता है, आपको वो अगर कोई व्यक्ति आपको मुक्का मारता है तो आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे? तो डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों ने उसे ए कैटेगरी में रखा। और इस प्रकार के जितने भी एक्ट्स हैं कि यदि कोई आपके सामने वेपन निकालता है या कोई आपके सामने किसी प्रकार का कोई हथियार शो करता है या किसी तरह से आपको वो अब्यूज़ करता है, तो इस तरह के जितने भी एक्ट्स थे जिसमें डायरेक्ट एग्रेशन की जब हम बात करते हैं, जो डायरेक्टली विजिबल या जो हमारे लिए ओवर्ट बिहेवियर में जो दिखने वाला जो प्रेजेंट है हमारे सामने, उस तरह के जितने भी एक्ट्स थे उन सभी को ए कैटेगरी में यानी मोस्ट लाइकली टू बी आइडेंटिफाइड एज एग्रेशन या एग्रेसिव एक्ट में उसको रखा गया। और कुछ ऐसे उसमें एक्ट्स थे जिनको लोगों ने लीस्ट लाइकली टू बी कंसिडर्ड एज एग्रेसिव एक्ट में रखा। और ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जैसे कि यदि कोई आपके बारे में गॉसिप करता है, यानी कि आपके बारे में झूठी खबर फैलाता है, कोई आपको लेकर के आपने कोई अच्छा काम किया है फिर भी वो उसको रिकॉग्नाइज न करे जानबूझ करके, जबकि आपको ये पता है कि आपने वो अच्छा कार्य किया, या कोई जानबूझ करके आपको इग्नोर कर रहा है, या कोई आपकी हंसी उड़ाता है कि दूसरों के साथ मिल करके। तो इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट्स हैं, सिनेरियोज हैं, इनको ज़्यादातर लोगों ने लीस्ट लाइकली की कैटेगरी में रखा। और इसका प्रमुख कारण ये है कि ये जितने भी स्टेटमेंट्स या सिनेरियोज थे, दे वर ऑल वेरी सटल एक्ट्स। और ये यहाँ पर रोचक बात ये थी कि इस तरह का जो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टास्क दिया गया था, इसमें जितने भी सिनेरियोज थे, जितनी भी स्टेटमेंट्स उनके सामने रखी गई, वो सभी एग्रेशन का एक प्रकार थी, यानी कि वो सभी कहीं ना कहीं एग्रेशन का ही एक फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। बट स्टिल लोगों ने, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने उनमें से बहुत सी स्टेटमेंट्स को मोस्ट लाइकली की संज्ञा दी और कुछ स्टेटमेंट्स को लीस्ट लाइकली की संज्ञा दी। और ये यहाँ पर ये दर्शाता है कि इस केस में लोगों को ये लगता है कि जो सटल बिहेवियर्स हैं, यानी कि जो ऐसे व्यवहार हैं जहाँ पर डायरेक्ट एग्रेशन उनको नहीं दिख रहा है, या उनको सोर्स ऑफ एग्रेशन या उस व्यक्ति का इंटेंट उनके लिए डायरेक्टली क्लियर नहीं है, ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं वो उसको लीस्ट लाइकली टू बी आइडेंटिफाइड एज एग्रेशन की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट एग्रेशन और डायरेक्ट एग्रेशन के दो प्रकार हमारे सामने आते हैं। इनडायरेक्ट एग्रेशन वो एग्रेशन होता है वेयर इंटेंट इज अनक्लियर एंड द एग्रेसर ऑफन नॉट आइडेंटिफाइड। जैसा कि हमने अभी अपने इस उदाहरण में भी देखा था कि यहाँ पर जो व्यक्ति है जो आपके लिए वो एग्रेसिव एक्ट कर रहा है, बट वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रहा है और उसका इंटेंट भी क्लियर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति दूसरों के साथ मिलकर आपकी हंसी उड़ाता है, तो बाद में वो इस बात को डिनाई कर सकता है कि वो आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा था या आपके बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि वो कुछ और ही बात कर रहा था और वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो इस प्रकार का वो इनडायरेक्ट एग्रेशन की कैटेगरी में उसको रखा जाएगा। देन डायरेक्ट एग्रेशन समटाइम्स कॉल्ड ओवर्ट एंड वेयर द एग्रेसिव इंटेंट इज क्लियर, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि जो व्यक्ति है जो आपके लिए जो वो एक्ट कर रहा है उसमें उसका इंटेंट है टू बी एग्रेसिव टुवर्ड्स यू, और ऐसे में द परपेट्रेटर इज ऑफन आइडेंटिफाइबल, यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पर एग्रेशन शो कर रहा है या एग्रेसिव एक्ट आपके खिलाफ कर रहा है वो वहाँ पर आइडेंटिफाइबल होता है। एंड ऑल्सो इनडायरेक्ट एग्रेशन इज हार्मफुल पर्टिकुलरली with regards to promoting psychological distress and adjustment difficulties। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एग्रेशन है, उसमें जो डायरेक्ट एग्रेशन है वहाँ पर हमारे सामने वो व्यक्ति मौजूद है, उसकी आइडेंटिटी हमें बहुत हद तक पता है, उसका इंटेंट हमारे लिए क्लियर है। बट जो इनडायरेक्ट एग्रेशन है उसमें कई बार वो भी उतना ही हार्मफुल होता है, बिकॉज उसमें जो इंटेंट है वो क्लियर नहीं होता, उसमें जो
परपेट्रेटर है या जो एग्रेसर है उसकी आइडेंटिटी डायरेक्टली हमारे लिए कह सकते हैं कि विजिबल या क्लियर नहीं होती है, बट स्टिल उस तरह का एक्ट एक्सपीरियंस करने के बाद हमारे अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आता है और एडजस्टमेंट की डिफिकल्टीज ऑल्सो अराइजेज विद द इनडायरेक्ट एग्रेशन या विद एक्सपीरियंस ऑफ इनडायरेक्ट एग्रेशन। और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इनडायरेक्ट एग्रेशन को यूज़ करते हैं, और इसका रीज़न ये है दैट इज़ इफेक्ट डेंजर रेशियो जो थियरी है वो इसको एक्सप्लेन करती है कि क्यों ज़्यादातर लोग इस तरह के इनडायरेक्ट एग्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसका एक प्रमुख रीज़न ये है दैट दे ऑलवेज परफॉर्म अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि वो ये देखते हैं कि किस प्रकार का बिहेवियर करने से उनको नुकसान कम होगा और सामने वाले के प्रति वो जो बिहेवियर करना चाहते हैं, चाहे वो एग्रेशन हो या किसी भी प्रकार का उनको नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी हो, उनका वो भी काम पूरा हो जाए और साथ ही साथ उनको कोई व्यक्तिगत रूप से नुकसान भी ना हो, चाहे वो सोशल लेवल पे हो चाहे वो लीगल लेवल पे हो। तो इस प्रकार से वो खुद भी सेफ रह सकते हैं और सामने वाले पे वो जो भी उस अपने एक्ट की वजह से जो नुकसान उसको पहुंचाना चाहते हैं या जो मैसेज उसको देना चाहते हैं या जो इम्पैक्ट वो डालना चाहते हैं उसके ऊपर, वो भी वो डाल पाते हैं। तो इसलिए जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यूजिंग विच टाइप ऑफ एग्रेशन, यानी कि वो डायरेक्ट एग्रेशन यूज करेंगे या इनडायरेक्ट एग्रेशन यूज करेंगे। इसके बाद देयर हैज ऑलवेज बीन डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर इन द टर्म्स ऑफ एग्रेशन, यानी कि जो जेंडर है वो भी एग्रेशन के एक्सप्रेशन में उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। और ये पाया गया है दैट यूजुअली फीमेल्स दे आर मोर बेटर एट यूजिंग इनडायरेक्ट एग्रेशन फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन, और उनके सोशल स्किल्स और उनकी ओवरऑल एडजस्टमेंट स्किल्स दे आर क्वाइट डेवलप्ड, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो इनडायरेक्ट एग्रेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि उसका यूज़ करती हैं फीमेल पॉपुलेशन। एंड फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज हम कह सकते हैं कि एडोलसेंट एज से ही फीमेल पॉपुलेशन इज़ गुड एट यूजिंग इनडायरेक्ट एग्रेशन। और देखा गया है कि मेल पॉपुलेशन इज़ मोर हम कह सकते हैं इंक्लाइन टुवर्ड्स डायरेक्ट एग्रेशन, और ये ज़्यादातर तब देखा गया है कि स्पेशली व्हेन दे आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद द सेम जेंडर, यानी कि एक मेल जब एक दूसरे मेल से इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पर डायरेक्ट एग्रेशन को ऑप्ट करने की जो उसकी चांसेस हैं या शो करने के उस तरह का बिहेवियर उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि व्हेन इट कम्स टू एडल्ट पॉपुलेशन, तो एडल्ट पॉपुलेशन में कोई इस तरह के ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखे गए हैं, यानी कि व्हेन इट कम्स टू अ डिफरेंस बिटवीन मेल एडल्ट एंड फीमेल एडल्ट, तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ देयर एग्रेशन आर नॉट फाउंड, और ज़्यादातर जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो इनडायरेक्ट एग्रेशन को ही प्रेफर करती है। अगेन द रीज़न इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, और जिसका हम इफेक्ट डेंजर रेशियो थियरी के मदद से उसको समझ सकते हैं कि जो एडल्ट होती है पॉपुलेशन वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे नुकसान को सोचती है और उसके बाद वो एक्ट करती है, इसीलिए यूजुअली दे अवॉइड डायरेक्ट एग्रेशन और वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एग्रेशन को ऑप्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जब whenever there is a presence of any weapon, तो वेपन की प्रेजेंस में भी it has been found that usually male population they are more they always prefer direct aggression। तो इस प्रकार का जो उनका एग्रेशन है वो अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ वेपन्स या इस तरह की कंडीशंस में वो ज़्यादा ऑप्ट करते हैं डायरेक्ट एग्रेशन को। तो ये भी कुछ स्टडीज़ में देखा गया है, ये फाइंडिंग्स मिली हैं। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशन फॉर एग्रेशन, यानी आक्रामकता के लिए वो कौन से मोटिव्स हैं जो उसको उस तरह के एक्ट में किसी इंडिविजुअल को करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं या उसकी तरफ उसको बढ़ाते हैं या उसकी तरफ उसको धकेलते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो टाइप है दैट इज रिएक्टिव एग्रेशन, यानी कि रिएक्टिव एग्रेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड as an uncontrolled form
of aggression occurring in the context of provocation, frustration और threat. अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो कंडीशन है विच इज प्रोवोकेशन, फ्रस्ट्रेशन और थ्रेट, यहाँ पर ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रोवोकेट कर रही हैं या उसको फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर इतना बिल्डअप हो गया है जिसकी वजह से वो व्यक्ति इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि इन कंडीशंस की वजह से वो नेचुरली वो रिस्पॉन्स उसके अंदर जनरेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एग्रेशन. तो दूसरा जो फॉर्म है दैट इज प्रोएक्टिव एग्रेशन. अगेन प्रोएक्टिव एग्रेशन इज मोर इन कीपिंग विद सोशल लर्निंग मॉडल्स ऑफ एग्रेशन. और यहां पर हम ये देखते हैं कि जो प्रोएक्टिव एग्रेशन होगा ये सोशल लर्निंग थियरी के आधार पर यहां पर इसको हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वो एक प्लान्ड वे में एक सोचे समझे तरीके से एग्रेशन के एक्ट को कैरी आउट करेगा. और ये वो इसलिए भी करता है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उसे प्रोवोकेट किया गया हो या उसके सामने कोई ऐसी कंडीशन आ गई हो जो थ्रेटफुल हो या उसके लिए वो सिचुएशन फ्रस्ट्रेटिंग हो, बट सिंपली बिकॉज उससे वहाँ पर उसे अगर फ़ायदा उसको समझ आता है या उसको करने से उसे लगता है कि दैट वो किसी न किसी तरह से बेनिफिटेड होगा, तो ऐसे एक्ट को वो सोची समझी रणनीति के तहत भी कर सकता है. और इसको हम इस तरह के एक्ट को वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सोशल लर्निंग थियरी. और सोशल लर्निंग थियरी ये सजेस्ट करती है दैट वन कैन लर्न द वैल्यू ऑफ एग्रेशन नॉट जस्ट बाय ओन एक्शंस बट बाय ऑब्जर्विंग अदर्स यूजिंग एग्रेशन सक्सेसफुली. यानी कि जब हम ये देखते हैं कि अगर हमने कहीं पर ऐसे एग्रेशन शो किया जहां पर एग्रेशन शो करने के बाद हमें उसका बेनिफिट मिला और उससे हमें कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, तो ऐसे केस में हम उस एग्रेशन को के एक्ट को दोहराने की हमारी जो टेंडेंसी होगी या जो हमारा बिहेवियर होगा वो स्ट्रेंथन होगा. यानी कि अगर एक उदाहरण के तौर पे हम इसे लें तो कोई अगर हम किसी बच्चे को ही लें तो वो बच्चा जब अपने माता पिता के सामने कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन करता है, यानी अगर उसे कोई खिलौना चाहिए तो वो अपने जो सामान होंगे घर को उनको फेंकेगा या वो इस तरह का कुछ एक्टिविटी करेगा और इसके बाद उसके माता पिता उसको वो टॉय दिला देंगे या उसको शांत करेंगे या उसको बहुत ज़्यादा उसको लाड प्यार करेंगे. तो ऐसे में उस बच्चे को कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि दैट बिकॉज उसने अभी जो एक्ट किया, जो इस तरह का बिहेवियर किया, वो कहीं ना कहीं उससे उसको फ़ायदा हुआ, यानी उसको टॉय मिल गया या पेरेंट्स का अटेंशन मिल गया. तो इस प्रकार से वो बच्चा इस चीज़ को दोहरा सकता है फ्यूचर में एज एन इंडिविजुअल, या भविष्य में वो आगे चल करके इस तरह का एक्ट दोबारा कर सकता है, क्योंकि यहाँ जो उसने देखा, जो उसने सीखा इस पूरे प्रकरण से, उसने ये देखा कि दैट इस पूरे इंसिडेंस में एग्रेशन शो करने की वजह से उसे बेनिफिट हुआ. उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है या एक दूसरी कंडीशन है जहाँ पर हम दूसरे लोगों को, बड़े लोगों को देखते हैं कि वो एक्ट ऑफ एग्रेशन कर रहे हैं, किसी तरह से वो दूसरों को डांट रहे हैं या दूसरों को के ऊपर वो एग्रेसिवली उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सी कि उनको फ़ायदा हो रहा है और वो सक्सेसफुली उस एग्रेसिव एक्ट की वजह से उनको उस कंडीशन में बेनिफिट हुआ. जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो हम देखते हैं कि अगर हम किसी बड़े व्यक्ति को, अपने घर के किसी बड़े सदस्य को अगर हम देखें कि उन्होंने किसी को डांटा, किसी ऐसे व्यक्ति को डांटा जो घर में काम करने आया था और उसने कार्य को ठीक से नहीं किया और वो ज़्यादा उसके बाद पैसे मांग रहा था, तो ऐसे में उन्होंने उसको डांटा, उसको उसके साथ एग्रेसिवली बिहेव किया, तो हम ये देखेंगे कि उसके बाद जो सामने वाला व्यक्ति है वो डर गया या उसने विड्रॉ कर ली अपनी डिमांड और उसने बल्कि वो कार्य को अच्छे ढंग से कर दिया. उस जो भी कार्य वो करने आया था उसने उसको ठीक से किया और कम पैसे लेकर ही वो चला गया. तो ये पूरा घटना देखने के बाद हम ये हो सकता है इस पूरे प्रकरण से ये सीखें, इससे एक सीख लें कि किस तरह से एग्रेशन को हमने सक्सेसफुली यूज़ किया. और यूजुअली इस तरह का जो एग्रेशन का यूज़ किया जाता है ये ज़्यादातर फैमिलियर कंडीशंस में यूज़ किया जाता है या फिर अपने पीयर ग्रुप में यूज़ किया जाता है या विद इन फैमिली कंडीशंस इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पर सिचुएशन पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल होता है, ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस होता है और लोगों से हमारी जान पहचान या हम कह सकते हैं उनके बीच में जो हमारी एक ओवरऑल जो मिंगलिंग है उनके साथ वो ज़्यादा होती है. तो इस प्रकार की सिचुएशंस में हम एग्रेशन का इस्तेमाल वहाँ पर
कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं प्रोएक्टिवली, सो दैट कि हमारे जो डिज़ायरेबल जो हमारे जो भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं हम उनको अचीव कर सकें। तो इस प्रकार की भी जो हम कह सकते हैं मोटिवेशन होता है फॉर एग्रेशन। एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दिस देर आर 3 अप्रोचेज, जिसमें एक है पैरेलल डेवलपमेंटल मॉडल, और इस मॉडल के अनुसार प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एग्रेशन हैव डेवलप्ड थ्रू डिस्टिंक्ट डेवलपमेंटल पाथवेज। यानी कि ये जो मॉडल है ये इस चीज़ को बताता है कि दैट रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव एग्रेशन दे आर बोथ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों 2 पैरेलल प्रोसेसेस हैं, यानी कि रिएक्टिव जो एक्शन होगा उसके जो ओरिजिन्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे कंपेयर टू द प्रोएक्टिव एग्रेशन। हालांकि इसकी जो एक ऑब्वियस फ्लॉ है दैट इज कि आगे चल करके बहुत सारे ऐसे एक्ट होते हैं जो कि हम देखते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल इनिशियली यंग एज में वो रिएक्टिव एग्रेशन ज़्यादा शो करता है, ज़्यादा इन्वॉल्व होता है इस तरह के एग्रेशन में, बट लेटर ऑन वो प्रोएक्टिव एग्रेशन को भी एग्जिबिट करता है। यानी कि जैसे जैसे इंडिविजुअल बड़ा होता है, जैसे जैसे वो चीज़ों को सीखता है और ज़्यादा वो अपना एक्सपीरियंस के थ्रू वो एग्रेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, जब वो इस तरह की चीज़ें वो सीखता है तो कहीं ना कहीं वो प्रोएक्टिव एग्रेशन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर जो अगला सीक्वेंशियल डेवलपमेंट मॉडल की बात होती है वो इसी चीज़ को दर्शाता है, दैट इज दिस मॉडल कंसीडर्स रिएक्टिव एग्रेशन टू डेवलप फर्स्ट विद प्रोएक्टिव एग्रेशन अपीयरिंग लेटर। यानी कि जैसा हम कह रहे थे कि दैट सिंस रिएक्टिव एग्रेशन जो है वो बहुत ही इंस्टिंक्टिव इन नेचर है, उसमें इमोशनल कंपोनेंट ज़्यादा होता है, और प्रोएक्टिव जो एग्रेशन है दैट इज़ मोर थॉट ऑफ, उसमें इमोशनल कंपोनेंट नहीं होता है और वो पूरे प्लान्ड वे से किया जाता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति शुरुआत में इंडिविजुअल जब बच्चा होता है या चाइल्ड होता है तो वो रिएक्टिव एग्रेशन ज़्यादा शो करता है या उस पर ज़्यादा डिपेंड होता है, एंड लेटर ऑन वो प्रोएक्टिव एग्रेशन की तरफ बढ़ता है या उसको वो सीखता है। देन देयर इज मिक्स्ड रेशियो एग्रेशन, यानी कि किसी भी समय पे हम ये नहीं कहते कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से केवल रिएक्टिव एग्रेशन करेगा या पूरी तरह से केवल प्योरली प्रोएक्टिव एग्रेशन शो करेगा, बल्कि देयर इज ऑलवेज अ मिक्स बिटवीन रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव एग्रेशन, और ये दोनों ही तरह का एक मिक्स कहीं ना कहीं एग्रेशन का जो एक रिस्पॉन्स है वो इंडिविजुअल्स के अंदर देखा जाता है, जिसमें वो इक्वली रिएक्टिव एज वेल एज प्रोएक्टिव एग्रेशन दोनों को ही वो शो करते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो अ फोकस ऑन द कॉन्टेक्स्ट, यानी किस परिस्थिति में वो कौन सी कंडीशंस थी, वो कौन से अंडरलाइंग फैक्टर्स थे, उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाना चाहिए जब हम ये समझने का प्रयास करते हैं वेदर द एक्ट ऑफ एग्रेशन वॉज रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोलिंग एग्रेशन, यानी एग्रेशन किस तरह से हम उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, और इसमें जो ओवर कंट्रोल्ड एग्रेशन की जो संज्ञा दी गई है वो उस कंडीशन को दी गई है व्हेन एन इंडिविजुअल हैज फेल्ड टू एक्सेप्ट द बिल्डअप टू एग्रेशन लीडिंग टू एन आउटबर्स्ट। यानी कि जब कोई भी इंडिविजुअल जो कि अपने ओवरऑल जो उसकी इमोशनल फीलिंग्स हैं या जो उसका एक पूरा अपना इंडिविजुअल जो इमोशनल फीलिंग्स हैं उसको जब वो समझने में, उसको कंट्रोल करने में, उसको एक्सप्रेस करने में, उसको एड्रेस करने में जब वो फेल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम कहते हैं कि उसने बहुत अधिक प्रयास किया अपने उस ओवरऑल इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, देन वो इंडिविजुअल कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो कंट्रोल खो देता है, बिकॉज ऑफ दैट उसकी वजह से उसका जो एग्रेशन है या उसका जो आउटबर्स्ट है वो हो जाता है। देन देयर इज अंडर कंट्रोल्ड एग्रेशन, देयर आर इंडिविजुअल्स हु आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस एट ऑल, और वो बहुत ही छोटी छोटी इवेंट्स पर भी ओवर रिएक्ट करते हैं, एंड बेसिकली दे लैक द एबिलिटी टू मैनेज देयर नेगेटिव रिएक्शंस। और इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं उसमें व्यक्ति खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एग्रेसिव वो बिहेवियर शो करता है। इसके बाद इंडिविजुअल प्लेस्ड मोर टुवर्ड्स द अंडर कंट्रोल्ड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम प्रेजेंट with treatment needs
focused more on control of emotion and those towards the over controlled and with treatment needs focused more on emotional acceptance। यानी यहाँ पर दो चीज़ें हमारे सामने हैं, जिसमें एक है कंट्रोल ऑफ इमोशन और दूसरा है इमोशनल एक्सेप्टेंस। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, दैट ओवर कंट्रोल्ड कंडीशन में व्यक्ति को अपने इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और इस वजह से वहाँ पर जो ट्रीटमेंट, जो इस तरह के जो केसेस होते हैं, उसमें जो ट्रीटमेंट होगी, जो उस व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि उसको जो स्ट्रेटेजी उसके लिए प्लान की जाएगी फॉर द ट्रीटमेंट, वो इमोशनल एक्सेप्टेंस की होगी। यानी वो इंडिविजुअल वहाँ पर एक ऐसी उसके साथ स्ट्रेटेजी वहाँ पर अपनाई जाएगी सो दैट द इंडिविजुअल इज एबल टू एक्सेप्ट ऑल द इमोशंस। यानी कि वो अपने इमोशंस को जैसे वो अकर हो रहे हैं, जैसे वो उनको फील कर रहा है, वो उनको उस तरह से एक्सेप्ट करे, उनको एक्नॉलेज करे, उनको एड्रेस करे और उनको प्रॉपरली वो उन पर ध्यान दे, ताकि वो फ्यूचर में वो उसके एग्रेशन के रूप में वो प्रकट ना हो। देन सेकेंड इज अनकंट्रोल्ड एग्रेशन। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपनी फीलिंग्स पर वो कंट्रोल नहीं रख पा रहा है, और इसलिए जो उसके लिए जो ट्रीटमेंट अप्रोच होगा दैट विल बी मोर फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग ऑफ इमोशन। यानी वो अपनी उन स्मॉल लाइफ इवेंट से रिलेटेड और अपनी उन ओवरऑल एक्टिविटीज से रिलेटेड किस तरह से वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करे, किस तरह से वो सिचुएशन पे कंट्रोल करे, इस पर ज़्यादा फोकस होगा, ताकि वो जो अंडर कंट्रोल्ड एग्रेशन है, जो बार बार उसका सरफेस पर आता है, वो ना आए और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस पूरे ओवरऑल अपनी जो उसका बिहेवियर है उस पर वो बेटर कंट्रोल कर सके। इसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू एसेस एग्रेशन। और एसेसिंग एग्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टास्क, और यहाँ पर वी यूज स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल असेसमेंट फॉर एसेसिंग एग्रेशन। और स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल असेसमेंट जो होता है ये एक इस प्रकार का अप्रोच है वेयर assessing risk about the factors which are highly prevalent in the individual, और वो कौन से फैक्टर्स हैं, यानी यूजुअली जो अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेज या अकॉर्डिंग टू द जो स्टडीज़ हैं उनके अनुसार वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको एसेस किया जाना यहाँ पर ज़रूरी है, उनका ही यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल असेसमेंट में उनका असेसमेंट किया जाता है। देन एग्रेशन फंक्शन, जो दूसरा इंपॉर्टेंट असेसमेंट से रिलेटेड टास्क है, दैट इज टू एसेस द फंक्शनैलिटी ऑफ एग्रेशन फॉर द इंडिविजुअल। यानी कि उस इंडिविजुअल को उस एग्रेसिव बिहेवियर को करने के पीछे क्या मोटिवेशन है, ये उसका पता लगाना या उसका असेसमेंट करना, उसका इवेल्युएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड दैट इज़ वाई साइकोलॉजिस्ट्स आर यूजुअली कंसर्न्ड with knowing और with identifying the function of the aggression। यानी उस व्यक्ति के लिए वो एग्रेशन किस तरह का मोटिवेशन सर्व कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना उस पूरे ओवरऑल असेसमेंट प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे अ डिफिकल्ट केस ऑफ पीटर ब्रायन। और ये एक ऐसा केस था, ये इंडिविजुअल जो पीटर ब्रायन है, ही वॉज बेसिकली सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया, और इससे ग्रस्त ये व्यक्ति, इसको एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भी रखा गया अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट्स। और वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि ये व्यक्ति अब ठीक हो चुका है, उसके बाद उन्होंने उसे डिस्चार्ज कर दिया। और उसको डिस्चार्ज करने के लगभग 2 साल के बाद ये व्यक्ति, जो पीटर ब्रायन नाम का व्यक्ति है, ये अपने ही एक फ्रेंड का मर्डर कर देता है। एंड देन आफ्टर दैट ये अगेन ही कम्स बैक टू द फैसिलिटी, यानी वो हॉस्पिटल में वापस आता है टू टेक ट्रीटमेंट, या वहाँ पर उसको भर्ती किया जाता है। एंड विद इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट जब वो वहाँ पर रहता है, उस वक्त भी वो एक्ट ऑफ एग्रेशन करता है और वहाँ की एक फीमेल एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से चोटिल कर देता है। तो ये जो ओवरऑल जो उसका केस है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से इफ़ देयर इज़ अ फेलियर एट द लेवल ऑफ असेसमेंट, यानी कि जो मूल्यांकन करने के लेवल पर यदि कोई त्रुटि होती है,
इफ देयर इज एनी फेलियर और इफ देयर इज एनी फ्लॉ या इफ देयर इज एनी मिस्टेक, और यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ को हमने ओवरसी कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे में कोई भी केस कितना घातक हो सकता है या उसके कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये इंडिविजुअल केस उसको दर्शाता है। और इस तरह के केसेस के सामने आने के बाद देयर वॉज अ फोकस शिफ्ट एंड नाउ it was more important to understand the risk, and also equally important it was to understand how to manage and treat those symptoms or those behaviors। यानी कि एक पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर इस तरह के केसेस के सामने आने के बाद, और वो ये है कि न सिर्फ वायलेंस या एग्रेशन से रिलेटेड रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाना ज़रूरी है, बल्कि उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, वो कौन से एक्शंस हैं या वो कौन से वो अरेंजमेंट्स हैं जिनको किया जाना ज़रूरी है, सो दैट कि उस रिस्की बिहेवियर को या एग्रेसिव बिहेवियर को मैनेज किया जा सके इफेक्टिवली, एंड साथ ही साथ किस तरह से उसकी बेटर ट्रीटमेंट की जा सके, सो दैट इन फ्यूचर रिपीटेशन ऑफ सच बिहेवियर्स और सच एग्रेशन इज़ नॉट हैपनिंग और मे नॉट हैपन। तो इस तरह का जो ओवरऑल फोकस शिफ्ट है, ये भी इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये इसको ज़्यादा फोकस अब इस बात पर भी होता है कि दैट हाउ टू मैनेज एंड हाउ टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर एग्रेसिव बिहेवियर। इसके बाद देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट असेसमेंट, वी कैन से दूसरा एक पैटर्न है असेसमेंट का, दैट इज एक्चुएरियल रिस्क असेसमेंट वर्सेस क्लिनिकल रिस्क असेसमेंट। और यहाँ पर जो एक्चुएरियल रिस्क असेसमेंट है, यूजुअली इसमें एक प्रकार से हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, और इस तरह के असेसमेंट प्रोसेस में सर्टेन लेवल पे कुछ कैटेगरीज में इंडिविजुअल को स्कोर दिया जाता है, और उसके उस ओवरऑल स्कोर को देखते हुए उसके बारे में ये इवैल्यूएशन किया जाता है, ये असेसमेंट किया जाता है कि इन फ्यूचर एग्रेशन शो करने के या एग्रेसिव बिहेवियर को रिपीट करने के इसके चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से ये एक्चुएरियल रिस्क असेसमेंट वर्क करता है, वेयर एज क्लिनिकल रिस्क असेसमेंट में इट इज़ अ मोर ओपन एंडेड काइंड ऑफ असेसमेंट, और यहाँ पर जो एक्सपर्ट होगा वो ये देखने का प्रयास करेगा कि वो कौन से अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के केस में, वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और इसकी जो ओवरऑल केस हिस्ट्री है या जो इसकी ओवरऑल जो प्रोग्रेस है, उन सभी फैक्टर्स को वो ध्यान में रखते हुए एक ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड असेसमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो ये क्लिनिकल रिस्क असेसमेंट जो होता है, दैट इज़ मोर वी कैन से डन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एक्चुएरियल रिस्क असेसमेंट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर टू बी डन कंपेयर टू क्लिनिकल रिस्क असेसमेंट, और साथ ही साथ एक्चुएरियल अप्रोच को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है दैट इट समटाइम्स लीड टू फॉल्स पॉजिटिव्स। यानी कि इसमें चूंकि हम कुछ क्राइटेरिया के स्कोर्स के आधार पर यह बताने का प्रयास करते हैं कि कोई इंडिविजुअल फ्यूचर में एग्रेसिवली बिहेव करेगा या नहीं, तो इस वजह से कई बार केवल उस स्कोर के आधार पर अगर हम कोई बात प्रिडिक्ट करते हैं या कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं, देन देयर इज़ अ गुड चांस कि वो इंडिविजुअल आगे चल करके वो कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। बट सिर्फ स्कोर के बेसिस पे अगर हम इस तरह की प्रिडिक्शंस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक फॉल्स पॉजिटिव की संभावना को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद एक्चुएरियल असेसमेंट से संबंधित कुछ और जो परेशानियां हैं या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो इस प्रकार हैं दैट एक्चुएरियल असेसमेंट लैक्स टू अकाउंट फॉर चेंज इन एन इंडिविजुअल एंड डू नॉट गिव एनी इंडिकेशन एज टू व्हाट टू कवर एज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। यानी ट्रीटमेंट से संबंधित और उसके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं विद द टाइम, उसको ये असेसमेंट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। साथ ही साथ एक्चुएरियल अप्रोच ऑल्सो डू नॉट अकाउंट फॉर सोशल, कॉग्निटिव और डेवलपमेंटल थियरी अनलाइक द स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल अप्रोचेस। यानी कि ये जो अप्रोच है ये कहीं भी ये जानने का प्रयास इसमें नहीं होता कि क्या अंडरलाइंग कॉजेज हैं, वो कौन से सोशल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं विच हैव कॉज्ड दिस पर्सन टू एग्जिबिट और टू शो सच काइंड ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। तो इस वजह से
ये जो अप्रोच है कहीं ना कहीं ये अंडरलाइंग कॉज को आइडेंटिफाई करने में भी कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाता है कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल अप्रोच। साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल अप्रोच की अगर हम बात करें, तुलना करें, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल अप्रोच में फोकस केवल उन फैक्टर्स पर होता है जो एम्पेरिकली इस्टेब्लिश्ड फैक्टर्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग और प्रिडिक्टिंग एग्रेशन। यानी कि एग्रेशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, केवल उन पर ज़्यादा फोकस होता है, उन पर ज़्यादा असेसमेंट का, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार के जो असेसमेंट टेक्निक है उसको स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल उसको असेसमेंट टेक्निक कहते हैं। जबकि जो दूसरी टेक्निक है उसमें ओवरऑल जो उसका बिहेवियर है उसमें हर एक पहलू को या हर एक उसके डिटेल को ध्यान दिया जाएगा, इसलिए उसको अनस्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल असेसमेंट या क्लिनिकल अप्रोच उसको कहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रोटेक्टिव फैक्टर्स विच ब्रिंग इंडिविजुअल अवे फ्रॉम ऑफेंडिंग। यानी कि जो अनस्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल अप्रोच है उसके थ्रू और स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल अप्रोच के थ्रू भी एक जो प्रयास किया जाता है दैट इज टू आइडेंटिफाई प्रोटेक्टिव फैक्टर्स। और ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स एक प्रकार से बफर का काम करते हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंस इसकी इसलिए हो जाती है एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ थेरेपिस्ट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर मौजूद जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाना। सपोज वो उसकी फैमिली या उसकी वर्क लाइफ या फिर उस व्यक्ति की जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन टू गेट ट्रीटमेंट और मोटिवेशन टू गेट बैक इनटू द नॉर्मल लाइफ, तो इस तरह की जो उसकी टेंडेंसी है ये सभी कहीं ना कहीं उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के तौर पर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे फैमिली का अगर हम एग्जांपल लें, इफ द इंडिविजुअल हैज़ अ सपोर्टिव फैमिली, हैज़ अ फंक्शनिंग गुड फैमिली, जिसको कि हम ये कहें कि वहाँ पर वो अच्छा समय व्यतीत करता है, अपने फैमिली के साथ वो कंफर्टेबल होता है और कहीं ना कहीं उसकी फैमिली उसके इस ओवरऑल नेगेटिव बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है, तो उसकी फैमिली को उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर के तौर पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। साथ ही साथ उसकी वर्क लाइफ, यानी कि वो अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहता है या जो कार्य वो करता है उसको किस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं जो उसके लिए एक प्रोटेक्टिव फैक्टर के तौर पर कार्य करता है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जिसके अंदर लाइफ में कुछ मोटिवेशंस होंगे, जो अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहता है, तो इस तरह के इंडिविजुअल्स को टू गेट देम बैक ऑन द ट्रैक इट इज़ क्वाइट ईजियर। और चूंकि इनका मोटिवेशन हायर होता है टू गेट ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो टू ट्रस्ट द थेरेपिस्ट, और साथ ही साथ वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं इस तरह की ट्रीटमेंट प्रोसेस में या थेरेपीज़ में, तो उनकी ये जो सभी हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं ये प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के तौर पर ये वहाँ पर कार्य करते हैं। और ये उस इंडिविजुअल को फ्यूचर में इस प्रकार की जो एग्रेसिव एक्ट्स हैं या इस प्रकार की जो ऑफेंडिंग एक्ट्स हैं उनसे उनको एक बफर प्रोवाइड करते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये उनको एक ओवरऑल प्रोटेक्शन, उस तरह का बिहेवियर रिपीट ना हो, इससे उनको दूर रखने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो कुछ फैक्टर्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए ये असेसमेंट के प्रोसेसेस हैं। अब हम बात करेंगे इन द लास्ट हाउ टू ट्रीट एग्रेशन, और इसके लिए जो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण थेरेपीज़ या जिनका यूज़ किया जाता है उसमें पहली है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें कि यूजुअली कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जिसमें इंडिविजुअल को अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना और अपने उसके जो इररिलेवेंट थॉट्स हैं या ऐसे फॉल्टी थॉट्स हैं जो कहीं ना कहीं उसके अंदर एग्रेशन को बढ़ाते हैं या एग्रेशन की टेंडेंसी को प्रमोट करते हैं, उनको लेकर के उसकी जो थॉट प्रोसेस है उसको रीस्ट्रक्चर करना, यानी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में। साथ ही साथ ग्रुप बेस्ड थेरेपी इज ऑल्सो अप्लाइड टू ट्रीट एग्रेशन, और ग्रुप बेस्ड थेरेपी में अ ग्रुप ऑफ पीपल
who are suffering with similar problems, they are collectively given such therapies, और यहाँ पर वो लोग एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, एंड हाउ दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द होल प्रोसेस, होल थेरेपी। तो इस तरह के जो उनके ओवरऑल एक्सपीरियंसेस हैं, तो ग्रुप बेस्ड थेरेपी भी एक बहुत ही कह सकते हैं कि एग्रेशन को ट्रीट करने के लिए एक बहुत ही रिलायबल मीन्स है इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो फोकस ऑन इमोशंस एंड कॉग्निशंस, यानी कि इंडिविजुअल के वो इमोशंस विच आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ एग्रेशन, नॉट ओनली एंगर, यानी कि केवल एंगर नहीं, जिसको हम हमेशा मानते हैं यूजुअली कि एंगर की वजह से एग्रेशन होता है, बट देयर आर अदर इमोशंस एज वेल, सच एज शेम, गिल्ट, एनवी, जेलसी, इस तरह के बहुत सारे अदर इमोशंस हैं विच मे लीड टू एग्रेशन और एन एक्ट ऑफ एग्रेशन। तो उनको भी समझा जाना, उन पर भी फोकस होना, उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी हो जाता है, और उनको फोकस करके, उनको एड्रेस करके वी कैन ट्राई टू ट्रीट और रिड्यूस द एक्ट ऑफ एग्रेशन। साथ ही साथ जो कॉग्निशंस हैं, यानी कि एग्रेशन से संबंधित जो विचार या जो थॉट प्रोसेस इंडिविजुअल के अंदर है, उसको भी एड्रेस करना, उसको समझने का प्रयास करना, एंड देन ट्राई टू चेंज दैट और ट्राइंग टू रीस्ट्रक्चर दैट। तो इस तरह का जो अप्रोच है, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल व्हेन इट कम्स टू ट्रीटिंग एग्रेशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या कोई भी जो थेरेपिस्ट हैं या जो भी एक्सपर्ट्स इस एरिया में काम करते हैं, वो सभी इन थेरेपीज का या इन प्रोसेसेस का यूज करते हैं टू ट्रीट एग्रेशन इन द इंडिविजुअल्स, और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, उनको भी वो ट्रीट करने का प्रयास करते हैं। तो ओवरऑल आज हमने ये इस अपने सत्र में ये चर्चा की कि किस प्रकार से साइकोलॉजी जो है वो एक रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एग्रेशन एंड इन असेसमेंट ऑफ एग्रेशन एंड ऑल्सो इन द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एग्रेशन। तो आज के अपने इस सत्र को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आप सभी को इस सत्र को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।